नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीती कैबिनेट बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालन में आ रही समस्या को देखते हुए फीड सब्सिडी की बात रखी थी, जिसके बाद कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया था। अब इसको लेकर जीओ भी जारी किया गया है, जिसका लाभ जल्द ही कुक्कुट पालकों को मिलने लगेगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इसके तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को फीड सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें कुक्कुट पालन में बढ़ते फीड मूल्यों, ट्रांसपोर्ट से राहत मिल सके और कुक्कुट पालन पर्वतीय जिलों में रोजगार का बेहतर माध्यम बन सके। हमारे सरकार की कोशिश यही है कि जितने हमारे पशुपालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, मत्स्य पालक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उनकी आय दुगनी हो, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं सरकार आपके द्वार जो हमारा प्रोग्राम है विभाग का, जिसमें मैं छोटे कुक्कुट पालक और मत्स्य पालक के घर पे जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो मुझे काफ़ी जिलों में जब मैं उनके से मिला तो उनकी एक समस्या बड़ी थी कि जो उनको फीड थी वो बहुत महंगी पड़ती थी तराई के सापेक्ष, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनको काफ़ी देना पड़ता था। तो हमने कैबिनेट से उनको रिलीफ देने के लिए एक स्वीकृति कराई है पॉलिसी, जिसमें 10 रुपए की फीड सब्सिडी पर्वतीय जिलों को, जो लोग पर्वतीय जिले में कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। उसका जीओ भी हो गया है। मुझे बहुत जल्द जो पर्वतीय समाज में, पर्वतीय जिलों में जो लोग कुक्कुट का काम कर रहे हैं, उनको ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड युवा कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के सदस्य नरेंद्र कुमार ने अल्मोड़ा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चौघन पाटा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि ऑनलाइन मतदान 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगा। नरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान जिला इकाई का कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे में नई टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं नरेंद्र कुमार जाडारू उत्तराखंड युवा कांग्रेस चुनाव समिति की तरफ से यहाँ पर आया हुआ हूँ। आईवाईसी ने मुझे यहाँ पर एज ए जाडारू भेजा है। जो उत्तराखंड युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का, जनरल सेक्रेटरी का, डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के, विधानसभा के, उससे संबंधित जो हमारी चुनाव की शर्तें हैं उनके रिगार्डिंग सभी साथियों को, युवा साथियों को मीटिंग ली थी, ताकि उनको अपडेट किया जा सके कि भाई किस प्रकार से चुनाव होना है, और ताकि कांग्रेस पार्टी में संगठन तैयार हो सके, क्योंकि पिछली टीम का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो कब तक चुनाव होंगे? ये चुनाव अभी हमारे नॉमिनेशन चल रहे हैं, कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, और फिर अभी 9 तारीख से अपना मेंबरशिप का स्टार्ट हो जाएगा। पूरे 1 महीना चलेगा, अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा, 10 से 9 तारीख तक। तो फिर मेंबरशिप होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमारे संगठन की प्रक्रिया है। नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल द्वारा युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड स्तर पर क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस बीच सभी छात्राओं ने उत्तराखंड प्रदेश के अलग अलग तरह के लोक गीतों पर नृत्य कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मेरी टीम को, और जितनी भी टीमें यहाँ पे रही हैं, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आने से मतलब बच्चों के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक तरह का, है ना। और जब बच्चे करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि कैसे करना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये लोगों मतलब बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइप में है कि मतलब उनको एक नया वो देने के लिए, एक नई राह देने के लिए, कि जिससे वो अपने आगे जाकर वो कुछ ना कुछ हासिल कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ आकर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आकर हर किसी का ये जो डर होता है कुछ करने का, ये निकल जाता है। जैसे युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जो हमारे यंग जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है, अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, हमें इन बच्चों को संस्कृति से जोड़े रखना है और इसी संस्कृति के माध्यम से उन्हें आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। ये हमारे कार्यक्रम का हमेशा से मूल उद्देश्य रहा है। और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को से जुड़ पा रहे हैं, और उनकी प्रतिभा जो वो यहाँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन्हें ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से अन्य बच्चों को भी अपनी संस्कृति से जुड़ने का जो अवसर मिलता है, इसके मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा। ये बच्चे ये कार्यक्रम हमारा
प्रदेश स्तर पे 3 स्तर पे होता है। पहला स्तर हमारा विकासखंड है, उसके बाद जनपद स्तर पे होगा और उसके बाद राज्य स्तर पे जाएंगी टीमें चयनित होकर के। तो विकासखंड स्तर पे जितनी भी टीमें हमारी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी, जितनी भी विधाएं हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, चित्रकला है, कविता लेखन, कहानी लेखन है, तो इन जितनी भी स्पर्धाएं हम आयोजित करेंगे, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे इस जनपद के 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। होगा फिर वो राज्य में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून के थानों क्षेत्र स्थित लेखक गांव साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण का केंद्र बनने जा रहा है, जहां 60 से ज्यादा देशों के साहित्यकार 3 नवंबर को महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत करेंगे। मौके पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समारोह में साहित्य की गंगा बहेगी, जो कई कला शोध में अहम भूमिका निभाएगा। पूरा कर रहा है। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। घटना लंढोरा के मेन बाजार स्थित विधांचल एकेडमी की है, जो पिछले 1 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि सुबह स्कूल खुलने से पहले कुछ लोग स्कूल के बाहर मौजूद थे। जैसे स्कूल के दरवाजे खुले, उन्होंने अपने साथ लाए ताले स्कूल के सभी कमरों में जड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी मौजूदगी में ताले तोड़कर बच्चों को अंदर प्रवेश दिया गया। स्कूल के प्रबंधक दिनेश ठाकुर ने कहा कि ताला लगाने वाले लोगों का कहना था कि वे साहब के आदेश पर आए हैं, क्योंकि स्कूल का किराया कई महीनों से बाकी है। हालांकि प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। विद्यालय एंट्री हुआ, विद्यालय खोल दिया, अंदर आया तो एक लड़का बाहर आया, उसको मैं जानता नहीं था कौन था। उन्होंने पूछा स्कूल किस टाइम खुलेगा, और स्कूल तो 8 बजे खुलेगा। अब कोई नहीं, वो वापस चला गया। मैं अंदर आया, शटर भी खोल दिया। शटर खोलने के बाद अंदर आया तो पीछे पीछे मेरे 4-5 लोग एकदम एंट्री हो गई। उनमें 4-5 लोग आए, भाई वो आपने किराया नहीं जमा करा। हाँ भाई, किराया नहीं जमा करा तो किराया जमा कर देंगे, किससे जब भी कुछ किराया होगा, जिसका भी किराया होगा दे देंगे, क्या दिक्कत है। किराया नहीं जमा हुआ और मुझे साहब ने भेजा है इसमें ताला लगा दो, ताला लगा दो। ताला लेके साथ आए, मेरे साथ उन्होंने यहाँ जोर जबरदस्ती करी। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई कोई बात नहीं, जिससे बात होगी बात करेंगे, स्कूल का मामला है, परीक्षाएं भी होने वाली हैं, जिसका भी होगा जिसका देना होगा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करा, भाई हमारा तो भगवान है। मतलब साहब ने कहा कि ताला लगाया, बाद में बात होगी जो कुछ होगी। ये साहब कौन थे? साहब का नाम ले रहे हैं, साहब प्रणव सिंह के कारिंदे। ये लोग प्रणव सिंह के कारिंदे हैं, प्रणव सिंह के कारिंदे हैं। क्या कारण रहा जो आज ताला लगा रहे थे? अब नु कहे आप पे 6 लाख रुपए किराया ड्यू चल रहा है। तो आकर के हमने देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे सारे बाहर हैं। तो यही देखा कि ताला क्यों लगा हुआ। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना, और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। और हमारे जैसे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें भी आई है, बच्चों ने सुना है कि उन लोगों ने सर के साथ भी कुछ बदतमीजी की है, जो हमारे यहाँ के प्रबंधक है उनके साथ भी कुछ बदतमीजी की कि आप मतलब जैसे धक्का दे करके उनको बाहर निकाल करके गेट बंद किया, उन्होंने ताला डाला, कुछ ऐसी हरकतें
अशोभनीय हरकतें उनके साथ की गई। क्या कहना कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ है उनके। बच्चों का भविष्य है, बच्चे पढ़ते हैं, ये संस्था है, सामाजिक कार्य है, इसमें अशोभनीय कार्य ऐसा जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। अगर हाँ जी बिल्कुल, उनको अगर आपत्ति थी तो आकर के समझौता कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने तो एकदम से ताला लगा के बच्चों का करियर ही खराब करने की सोच ली। हाँ जी दिया जाता, तो किराए वाली मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे इस नॉलेज से बाहर हूँ। मैं तो जब से यहाँ कार्य कर रही हूँ, मुझे लगभग 10-12 साल से मैं इस बिल्डिंग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ब्लॉक मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिमठ की दशा सुधारने को लेकर ब्लॉक यूकेडी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर समेत व्याप्त नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, चिकित्सा उपकरण, लैब टेक्नीशियन समेत अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग की गई। यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र भुजवान ने कहा कि सीएचसी सेंटर में गायनोलॉजिस्ट, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर समेत सभी तरह की जांचों के लिए आम आदमी को भटकना न पड़े। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के परिसर की भवनों का सुधारीकरण, वार्ड की दशा सुधारने की मांग की गई। जोशीमठ का जो 50 ग्राम सभाओं का एक अस्पताल है जोशीमठ में, सीएचसी सेंटर, उसकी बहुत बुरी दशा है। उसके लिए हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसके माध्यम से हम डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जोशीमठ की स्थिति बहुत खराब है आज भी अस्पतालों की। यहाँ पे विटामिन डी जैसी की दवाइयाँ नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को भी बता दिया है, कल डीएम साहब को भी बताएंगे और सीएमओ साहब को भी बताएंगे, और धन सिंह रावत जी को भी हम बता देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है हमारा जोशीमठ, और यहीं पे अस्पताल की सुविधा बहुत खराब है। 58 ग्राम सभाओं के सीएचसी सेंटर है यहाँ जोशीमठ में, बट यहाँ पे कोई भी छोटी भी मूलभूत सुविधा ना, यहाँ पे हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है। अभी अगर कोई ऑन द स्पॉट सर्वे वहाँ पे हो जाए तो हॉस्पिटल में वहाँ पे गिने चुने 8 से 10 कर्मचारी आपको मिलेंगे। ना वहाँ कोई सफाई है, ना वहाँ बिल्डिंगों की कोई मरम्मत है। अगर कोई डिलीवरी वाला केस आ जाता है तो पहला इनका ये रहता है कि रेफर, और ना यहाँ पे मतलब कोई भी छोटी से छोटी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है। इसके लिए हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। यह ज्ञापन फिर हम यहाँ से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। उसके बाद ये ज्ञापन एक सीएमओ साहब को भी जाएगा। और जनता में बहुत आक्रोश है, इसके लिए यूकेडी आंदोलन के लिए तैयार है। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से है। सहकारिता में स्पर्धा की जगह संभावना है। सहकारिता स्वावलंबी बनाने का माध्यम है। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सहकारिता का महत्व पहले से कई अधिक हो गया है। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्ध के मूल मंत्र को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और आज सहकारिता के नेतृत्व में ये मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को गति देकर प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे तैयार कर रहा है। सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। आज प्रदेश के सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। हमारी सहकारी समितियां जन औषधि केंद्रों का भी संचालन कर रही हैं और साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया। प्रदेश के 13 जिलों की 3838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस में अपलोड किया जा चुका है।
उत्तराखंड सहकारी संघ की तरफ से मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों से 48.86 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मंडुआ की खरीद की गई है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज हमारी 24 औषधियां जन औषधि केंद्र के रूप में समितियों के रूप में भी कार्य कर रही है, जिनमें ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों में कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी एक पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध रहेगी। पिथौरागढ़ में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रीय हित में कई कठोर निर्णय लिए हैं, इस बात को साझा किया और कहा कि विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की आकांक्षाओं को पूरा किया है। जबकि प्रदेश में यूसीसी को लागू किया तो कांग्रेस को दर्द हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि उनका न्याय समानता से कोई लेना देना नहीं है। युवा जानते हैं कि उन्हें नौकरी किसने दी और किसने झूठे सपने दिखाए। पिछले 3 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। हमने राज्य हित में अनेक कड़े और कठोर निर्णय भी और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें लागू करने की हिम्मत किसी भी विपक्षी सरकार में नहीं की। विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण, वोट बैंक और स्वार्थ सिद्धि की राजनीति का काम किया है, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की आकांक्षा को पूरा करने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर निर्णय लिए हैं। इसलिए जब हमने प्रदेश में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा तुष्टीकरण पर चलती रही है। न्याय और समानता से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया गया था। हमने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि राज्य निर्माण के बाद 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि हमने जब मदरसों पर कार्रवाई की तो विपक्ष ने हम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया तो विपक्ष परेशान हो गया। 1 जुलाई 2026 के बाद से ये बिना मान्यता वाले मदरसे बंद होंगे। उत्तराखंड में किसी भी जिहादी मानसिकता को नहीं पनपने दिया जाएगा। साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित नहीं होने दी जाएंगी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई की भाइयों बहनों, नाम बदलकर अवैध मदरसे चल रहे थे। नाम कुछ और, काम कुछ और हो रहा था। संदिग्ध लोग आ रहे थे जिनका इतिहास ठीक नहीं था। ऐसे लोगों की शरण स्थली ये हमारे ऐसे स्थान बन रहे थे। हमने जब इन मदरसों पर कार्रवाई की तो विपक्ष हम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। अब जब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया तो विपक्ष अब तो बहुत ही परेशान हो रहा है। उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड देवभूमि के अंदर ऐसा कोई मदरसा संचालित नहीं होगा जिसमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आज इस मंच से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप
उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी मातृभूमि भी है। इसकी रक्षा के लिए हमने कठोर निर्णय लिए हैं। भविष्य में राज्य के हित में कठोर निर्णय लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सीना ठोक कर कहना चाहता हूं कि हमारे निर्णयों का जितना विरोध होगा, हम उन्हें उतनी ही दृढ़ता के साथ लागू करेंगे। हमारी सरकार फाइलों से नहीं, फैसलों से चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।